हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा मैथमेटिक्स में बेसिक से एडवांस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है राकेश यादव पब्लिकेशन बुक। राकेश यादव का क्लास नोट्स में एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं। तो हम उन्हीं में से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, हम उसी को आसान भाषा में आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। साथियों, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहला सवाल है, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधा सा बात है, क्रय मूल्य कितना 9 और विक्रय मूल्य कितना 12, यानी कि वो 9 में खरीद रहा है, 12 में बेच रहा है, तो यह इसको लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी कि डिस्काउंट जो है वो आपका 5 है और लाभ 10 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो लाभ से आधा है। ठीक है। अब देखिए, मेन चीज़ हमें जब भी एग्ज़ाम में पढ़िए तो यहाँ से आप तो पढ़िए ही, लेकिन मेन फोकस आप रखिए कि आखिर सवाल में कह क्या रहा है। लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एसपी और सीपी ये मिल जाए तो यहाँ से आप लाभ निकाल लीजिएगा। लेकिन बट्टा के लिए क्या चाहिए, तो बट्टा के लिए आपको मार्केट प्राइस चाहिए। तो मार्केट प्राइस आप कहाँ से निकालिएगा, ये जो कार्य है 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ पर बराबर है, यहीं से आपका निकलेगा। पहली बात तो इस समीकरण को हम लोग देखते हैं कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कह पाइएगा सीपी यदि 3 है तो उसको बेचा कितने में जा रहा है, 4 में। तो ऐसी स्थिति में 1 रुपया का उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा, तो ऊपर में प्रॉफिट और नीचे में क्रय मूल्य, और फिर यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा वो कितना निकला, 33.33%। ठीक, अब हम लोग बट्टा प्रतिशत की बात करते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं का जो बट्टा है वो 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो लाभ का आधा है। डिस्काउंट जो है वो लाभ का आधा है। यदि आप इसको देखें सीपी एसपी में बांटें तो सीपी यदि 3 है तो एसपी कितना है, 4। ऐसी स्थिति में लाभ कितना है, 1। और क्या करें, डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट का आधा, यानी कि उस वस्तु का दाम जो होगा वो लाभ का आधा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 1 का आधा 0.5, यानी कि विक्रय मूल्य से मार्केट प्राइस जो है वो 0.5 ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये 4 है तो आप इसको लिख लिए 4.5। अब यहाँ से आप डिस्काउंट बिल्कुल निकाल पाइएगा। क्यों, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट कितना क्या है, 0.5 ऊपर लिख लिए। डिस्काउंट किसको किया जाता है, तो एमपी यानी मार्केट प्राइस को किया जाता है, तो 4.5 को नीचे लिखे। और इस हिसाब से जब आप डिस्काउंट निकालिएगा तो आपका डिस्काउंट कितना निकलता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो 11.11 और प्रॉफिट कितना 33.33। इसी का तो अंतर पूछा है, यानी कि 22.22% आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, कहा जा रहा है 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता। आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा सवाल है, यदि आप पूरा पढ़िएगा तो यहाँ तक आते आते सवाल क्या कह रहा था वो आप भूल जाइएगा। सबसे पहले यही देख लीजिए, मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, ये पूछ रहा है। और साथ ही साथ ये कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो पेन के क्रय मूल्य से आधा है। ठीक है। अब सबसे पहले इन्हीं दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का जो अनुपात हम लिए हैं, एक का ए लिए हैं, दूसरे को बी माने हैं। और क्या कह रहा है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, यानी कि ये यदि पेन का क्रय मूल्य यदि 2 है तो मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 होगा। ठीक है।
ये दोनों चीज़ हमारे इतना में कंप्लीट हो चुका है। अब पहला क्या कह रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर, यानी कि 10 मोमबत्ती का सीपी अगर हम देखें तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना हो जाएगा। एक मोमबत्ती का सीपी है 1, तो 10 मोमबत्ती कितना हो जाएगा 10। 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है। एक पेन की का विक्रय मूल्य बी, तो 3 पेन का विक्रय मूल्य 3B, तो ये हो जाएगा 3B। यहाँ क्या पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है, यानी कि पहले वाली स्थिति में जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना 3B, ऊपर लिखे क्रय मूल्य कितना 10, और इसको 100% निकाल दिए तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब करें हानि प्रतिशत, कहाँ हो रहा है 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो पेन वाले में आइए और इसमें देखिए, तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का क्रय मूल्य है 2, तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20। क्या कर रहा है नुकसान जो है वो 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना A, तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना 4A। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल गया और यहाँ पर लॉस आ गया, तो यहाँ आप लॉस परसेंट निकाल सकते हैं कितना आया है 4A/200 गुना 100। सवाल में ये भी कह रहा है कि पहले वाले में जो लाभ हुआ है वो और दूसरे में जो हानि हुआ है वो आपस में बराबर है, यानी कि आप इसको लिख लिए यहाँ पर और इसको लिख लिए यहाँ पर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ से आपका A अनुपात B आ जाएगा कितना, तो 3:2। कुल मिलाकर के साथियों आपके सामने जब कभी भी लंबा चौड़ा सवाल रहता है तो शुरू से नहीं पढ़ करके आप मेन चीज़ यहाँ पर फोकस करिए कि सवाल में ढूंढ क्या रहा है, फिर सवाल को ऊपर से बनाना शुरू करिए। और ये देखिए बीच में कि कोई किसी के बराबर तो नहीं दिया हुआ है, और जहाँ कहीं कह रहा है कि ये बराबर है वो बराबर है तो उसके अनुसार ही आप सवाल को फ्रेमिंग करें बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में जो आ रहा है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए अगला सवाल कुछ इस तरह से है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि 717 रुपये में बेचने पर उसको लाभ होता है, और जो लाभ होता है ना वो उसी वस्तु को जब 527 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें हानि होता है, और ये हानि जो है ये लाभ जो है वो हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ 717 रुपये में लाभ अब 527 रुपये में हानि, यहाँ पर सीपी को बराबर करके सवाल बनाया जाता है। तो साथियों इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे सवाल को सीपी बराबर करके सवाल ना बनाएं। और साथियों एक बात हम कहेंगे कि भूल से भी ना बनाएं, सीपी को आपस में बराबर नहीं करें। यहाँ पर देखिए पहले वाला का लाभ कितना हो जाएगा, तो एसपी ये है और सीपी मान लीजिए एक्स, तो इसको घटा लीजिए, ये हो गया आपका लाभ। और 527 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, यानी कि हानि हो कितना रहा है, तो उस क्रय मूल्य से आप 527 को घटा देंगे। उस हानि से 11.1/9% ज़्यादा। साथियों इस पूर्णांक को तोड़ने के लिए आना चाहिए, ये कितना है 1/9 है, यानी कि इससे इतना ज़्यादा मतलब वो है कितना 10/9। तो यहाँ से आपका सीपी निकल जाता है 617। अब सवाल में इतना ही नहीं कह रहा है, आगे भी सवाल है 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किसी कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि 610 का 10% और बढ़ा दीजिए, 617 का 10% और बढ़ा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11/10। आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के साथियों इसमें ध्यान रखिएगा कभी भी सीपी को बराबर नहीं करना है। जो लाभ के और जो हानि के हैं उस दोनों में क्या रिलेशन है उसी के अनुसार सवाल को बनाइए, सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सवाल क्या कह रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी आपके एग्ज़ाम में कहे, जब कभी आपके सवाल में ये कहे कि अतिरिक्त, इसका मतलब होता है कि पहले जितना था उससे उतना ज़्यादा। इसीलिए हम ये सवाल आपके लिए लाए हुए हैं। कहा है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसको 5/4 पर बेच रहा है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता तो उससे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। यानी कि पहले कितना हो रहा था 25%, अब उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, यानी कि अब उसको कितना का लाभ होगा 30% का। इन्हीं सब को भाषा में जो लिखा हुआ है इसको हम एक समीकरण के रूप में पिरो देंगे। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि उसका दाम था CP और इसको 25% लाभ पर बेच दिया। लीजिए, अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 900 रुपये में कम में ख़रीदा होता, यानी कि CP में से 900 को घटा दीजिए, और 900 रुपया कम में बेचा होता, पहले इतना रुपये में बेचा जा रहा था, अब उसको भी 900 रुपया घटा दिया गया। इतना करने के बावजूद भी उसको 5% का लाभ होता है। ये आपका है SP और ये है वर्तमान का CP। अब फिर भी कह रहा है कि ये जो है अब 5% अतिरिक्त, यानी कि पहले 25%, अब 5%, यानी कि 30% ज़्यादा कमा रहा है। यानी कि ये जो है CP इसका 130% है SP। और इस हिसाब से आपके पास जब एक समीकरण मिल जाता है तो यहाँ से आप CP बड़े ही आसानी से निकाल पाइएगा। CP जो होगा वो आपका 5400 रुपया होगा। साथियों, सवाल को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बट आप एक ही तरीका को फॉलो करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक ही तरीका काम आने वाला है। अब आपके सामने एक नया सवाल आया हुआ है। सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया है। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है 11 वस्तुएं 10 रुपया के हिसाब से खरीदता है, वहीं पर 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेचता है। देखिए, ये जो 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेट है। और रेट मान लीजिए आप जाते हैं सब बाज़ार और वहाँ पूछते हैं चावल कैसे है, तो कहता है वो 50 रुपया। तब कहता है वो केजी या फिर आधा किलो। तो पहले क्या बोलता है रुपया। तो अगर सोए रहें और ये सवाल आपको दिख जाए तो सबसे पहले जो है 10 में भाग कर, रुपया में भाग कर देना है वस्तु से। ये आपका आ जाएगा CP। 10 में 11 से भाग करेंगे, ये आपका आ जाएगा CP। वहीं पर यदि हमको SP के बारे में पता करना है तो रुपया में भाग कर देना है वस्तु से। 11/10 ये हो गया वस्तु। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करना है, शुरू में कितना वस्तु था 11, बाद में कितना वस्तु बेचने वाला उसका क्या था दर 10। तो 11 और 10 का आप यहाँ पर ले लेंगे LCM, कितना आएगा 110। मान लीजिए कि वो 110 वस्तुएं वो खरीदता है और 110 वस्तुएं वो बेचता है। जब खरीदा कितना में खरीदा 100 रुपये में, बेचा कितना में बेचा 121 रुपये में। तो यहाँ से दिख रहा है कि 100 रुपये में खरीदा और 121 रुपये में बेचा, यानी कि उसको 21 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, तो 100 पर, यानी कि उसको 21% का लाभ हो रहा है। साथियों, इस पर हम लोग और एक आध सवाल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। देखिए, अगला सवाल कुछ इस तरह से, सवाल क्या कह रहा है कि 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी। हमने क्या कहा है, सबसे पहले रुपया में आप वस्तु की संख्या से भाग कर दीजिए। 5/6, 5/6 क्या हो जाएगा CP। 5/6 ये क्या हो गया CP। आगे क्या कर रहा है, 5 पेंसिलें 6 रुपये के हिसाब से बेची, यानी कि 6/5, 6/5 ये क्या हो गया SP। अब फिर से आपको वही बात बोले हैं, यहाँ पेंसिल की संख्या है और यहाँ जो पेंसिल की संख्या है इसका आप LCM ले लीजिए, कितना आएगा 30। तो मान लीजिए कितना पेंसिल वो खरीदा था, 30 पेंसिल खरीदा था, 30 खरीदा था और 30 बेचा। तो इस हिसाब से जब आप इसको हल करेंगे, 6×4 = 36, 5×25 और फिर यहाँ पर 5×25 और फिर 30, 36। तो वो ख़रीदा कितने में 25 में और उससे कमाया कितना
36 रुपया। तो इस हिसाब से सीधा सीधा पता चल रहा है कि उसको 11 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? तो 25 रुपया पर क्रय मूल्य पर ना। क्रय मूल्य आपका 25 है। इस हिसाब से जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आता है 44% लाभ हुआ टोटल इसके खरीदारी और बिक्री में। अब एक और बढ़िया सवाल है साथियों। सवाल थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब एक बार आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आसान लगने लगता है ये सब सवाल। देखिए, कुछ संतरा खरीदा, किस हिसाब से? एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। समान संतरे यानी कि बराबर उतना ही संतरा यानी कि कम बेस 2 संतरे 1 रुपये की दर से, ठीक है। तो पहला जो उसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 में, यहाँ जो 2 दिख रहा है 2 में 1 से भाग करिए तो 2 रुपया प्रति वस्तु हुआ पहला सीपी। अब दूसरा सीपी क्या कर रहा है कि रुपया में आपको वस्तु से भाग करना है, यानी कि 1/2, 1/2 हो गया उसका CP2, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से, यानी कि 3/4, 3/4 हो गया आपका SP, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा था? वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या। आप इसका निकाल लीजिए LCM, तो LCM आ जाएगा आपका 4, यानी कि पहले जो वो खरीदा था कितना, क्या वो खरीदा था? 4 को खरीदा था। तो इस हिसाब से इसका CP1 कितना हो जाएगा? 8 रुपया। दूसरा बार क्या कर रहा है कि समान संतरे यानी कि 4 संतरा दोबारा भी खरीदा, तो उसका CP हो गया कितना? 2 रुपया। तो टोटल जो वो खर्चा लगा है उसको 10 रुपया लगा है। अब देखिए, जब बेचने की बारी आई, ऐसा थोड़ी है पहला वाला 4 को बेच लेगा दूसरा नहीं बेचेगा, लाभ यहाँ नहीं उसका टोटल पर होगा। यानी कि वो चारों जो खरीदा, ये चार जो मतलब 8 जो खरीदा वो इसको बेच देगा, और यहाँ से इसका आ रहा है SP कितना? तो 6। अब ज़रा सोचिए, वो खरीदा था 10 रुपये में और बेच रहा है 6 रुपये में, इसको हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 4 का हानि हो रहा है। किस पर? तो CP पर, और फिर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 40% हानि पर बेचा जा रहा है उन सभी संतरों को। अब देखिए, अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे बढ़ कर के आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला, फिर भी देख लीजिए कितना छोटा सा इसका, फिर भी देख लीजिए कितना छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। सवाल में क्या कह रहा है? देखिए कि 5 संतरे 1 रुपये की दर से, तो रेट इसका कितना हो गया? रुपया में आप वस्तु से भाग करिए 1/5। समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से, यानी रेट कितना हो गया? 1/4। ये हो गया CP1 और ये हो गया CP2। उसने सभी संतरे, एक को संतरा रखा ना, 9 संतरे 2 रुपये की दर से क्या कर दिए? बेच दिए, यानी कि 2/9। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2/9, यहाँ भी 2/9। ये हो गया आपका SP। अब हम LCM लेंगे। किसका LCM लेंगे? तो देखिए, शुरू में कितना वस्तु? 5, फिर 4, फिर 9, 5, 4, 9। इसका जब आप LCM लेंगे तो आपको 180 आएगा। हालांकि यहाँ पर x मानने का कोई ज़रूरत नहीं था, x मानने का हमें कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन कह क्या रहा है? इन सब में उसको 30% का घाटा हो गया, इसीलिए माना कि शुरू में जो है 180x खरीदा। कह रहा है समान संतरे, यानी कि दोबारा जो वो खरीदा 180x खरीदा, टोटल को बेच दिया, यानी कि टोटल 360 को उसने बेच दिया। शुरू में उसको 36x लगा, दूसरा में 45x लगा, लेकिन जब वो बेचा तो उसको कितना मिला? 80x मिल गया। इस हिसाब से देखेंगे तो वो टोटल जो खर्चा लगा है 81, अब उसको मिला कितना? 80, यानी कि x का हानि हो गया, x का हानि हो गया, और वही दिया हुआ है घाटा कितना? 30। यदि x आपका 30 है
तो हमसे पूछ रहा है संतरों की संख्या, यानी कि 300x बताइए। x के जगह पे आप 30 रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 36 तिया 108 और फिर 00। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। साथियों, ये सभी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी सवाल आपको राकेश यादव बुक में भी थोड़ा सा आपको लेंथी टाइप का ज़रूर दिखेगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो हमने आपको बताया वो याद रखना है कि जब भी आपको भाग देना है, रुपया में वस्तु से भाग देना है, रुपया में वस्तु से भाग देना है, रुपया में वस्तु से भाग देना है। जैसे आप सामान पूछने जाते हैं, कैसे कैसे कलम है, तो क्या कहता है 10 रुपया प्रति कलम। तो पहले क्या आया, रुपया, तब जा कर के आया वो कलम की संख्या। तो रेट में जब भी होता है रुपया होता है, रुपया को ऊपर रखना है। जब ऊपर रखना है तो भाग किससे किस में करना पड़ता है, समझिए नहीं साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।